नमस्कार। गांव के लोग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार और पर्यटक विद्याभूषण रावत से बातचीत करेंगे उनकी विविध रुचियों के बारे में और किस तरीके से उन्होंने अपना दृष्टिकोण विकसित किया, किस तरीके से वे लेखन में आए, उनके सरोकार क्या बने और उसके साथ साथ उनका जो विविध आयाम है अध्ययन का और चीज़ों को देखने का, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ख़ासतौर से सिनेमा और पर्यटन के उनके शौक़ के बारे में। तो विद्या भाई, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। आपने जब सबसे पहले आपको लगा कि आपको सामाजिक क्षेत्र में जाना है और साथ साथ लिखना भी है, मैंने समाज के जिन वर्गों, समाजों को आप देख रहे हैं, जिस परिवेश की आप माने यात्रा करना चाह रहे हैं, उसको लिखना भी ज़रूरी है, उसका दस्तावेजीकरण करना भी ज़रूरी है। तो कैसे आपने अपने दृष्टिकोण का, ख़ास तौर से जिसको विश्व दृष्टिकोण कहा जाता है, कि दुनिया को कैसे आप देखने का नज़रिया विकसित कर पाए? कौन सी किताबें आपकी सहायक बनी, कौन से लोग आपके प्रेरक बने? देखिए, आपने तो मेरी जर्नी शुरू से ही देखी कि वो संघर्ष की जर्नी रही है। वो यात्रा पूरी जो है वो पैदा होने के बाद से ही जो है हर कदम पे वो संघर्ष कर रहा, शुरू से लेकर के। और पढ़ने का शौक़ मुझे और सुनने का शौक़ जो था जी, वो मेरी जो 8वीं क्लास के बाद से हो गया था। वो मुझे सामान्य ज्ञान की, हमारे आसपास में कुछ लोग तैयारी करते थे, तो जो प्रतियोगिता दर्पण उस प्रकार की किताबें आती थी तो वो मैं पढ़ता था और वो रुचि वहाँ से जगने शुरू हुई। फिर मुझे आज भी याद है कि जनसत्ता अखबार शुरू हुआ था, उसकी पहली कॉपी भी मैंने पढ़ी चाय की दुकान पर, क्योंकि उस दौरान तो हम लोग तो घर पे सब्सक्राइब कर नहीं सकते थे। तो जैसे चाय वालों के पड़ोस में चाय वाले क्या 1-2 अखबार आते थे, तो मैं सुबह सुबह जो है जैसे ही अखबार का आने का टाइम होता था वहाँ पहुँचता था, तो वो जनसत्ता अखबार मैं मांगता था। वो नवभारत टाइम्स पढ़ते थे और हम देखते तो वही उसका प्रिंट, उसका वो बड़ा अच्छा लगता था। और पत्रिकाएं जो थी, मेरे जो एक परिवार के सदस्य थे, उनके यहाँ पर जो है वो, मैंने कहा नहीं कि दुगड्डा जिस कस्बे से मैं आया वहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी थी जिसमें साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग और इस प्रकार की पत्रिकाएं रहती थी। साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग तो हमेशा रहते थे, तो इनके कई संस्करण बहुत बढ़िया होते थे। तो वो वहीं से पढ़ने की शुरुआत हुई और वहीं से लिखने की शुरुआत हुई। फिर मेरा जो एक साथी था वो था रेडियो। रेडियो से मुझे बहुत लगाव था और मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे रेडियो पे खबरें आती थी, मैं हिंदी के बाद अंग्रेजी में आती थी और अंग्रेजी के बाद उर्दू में भी आती थी, तो मैं वो सब मतलब वो लगा रहता था। और एक दौर ऐसा था कि मुझे कोई भी आवाज़, जैसे बोलते ना ये आकाशवाणी है, तो मुझको उसकी आवाज़ का पता चल जाता था कि ये देवकी नंदन पांडे हैं या अशोक वाजपेयी हैं या रामानुज प्रसाद सिंह हैं। और मुझे मैं मानता था कि रेडियो जो है वो आवाज़ की दुनिया है। और जब मैंने पहली बार दूरदर्शन देखा, जो हमारे यहाँ आता नहीं था, तो मैं जब जैसे कभी देहरादून चले गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया या कहाँ पर, तो दूरदर्शन, तो मुझे उनकी आवाज़ देखने सुनने में मज़ा नहीं आता था। मेरे को लगता था कि देखिए आकाशवाणी पे जो ये बोल रहे हैं, कितनी इनकी आवाज़ में एक लय है, एक ताल है। जैसे उस ज़माने में जो थी 2 महिलाएं बहुत पॉपुलर थी, विनोद कश्यप और इंदु वाही, ये 2 लगातार थे। और पुरुषों में जो थे देवकी नंदन पांडे, उनकी आवाज़ में बड़ी एक झंझाहट जो होती थी और मतलब बड़ी, तो वो उससे मेरे को बहुत। दूसरा, उसी ज़माने में जो है जब मेरा अकेलापन भी होता था, क्योंकि मैंने जो है ये मैं मान सकता हूँ कि बचपन को उस तरीके से नहीं देखा जैसे और लोग देखते हैं, जिनको दादा दादी या नाना नानी खिलाने वाले मिलेंगे, या कोई ऐसा होगा कि पिता के पास चले गए, माँ थी तो वो भी संघर्षरत थी। तो उस तरीके से मेरे को एक प्रकार से लगा कि वो एक अकेलापन, छोटा भाई भी था तो प्यार सब लोग करते थे, लेकिन मतलब जब घर में होता ही नहीं कुछ तो उसमें क्या करेगा आदमी। तो उस दौरान जो है जैसे मैं ग्रो कर रहा था, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो ये 9वीं 10वीं के बाद से रेडियो का शौक़ जो था, इस पे मुझे बहुत पूरा। और इस पे मेरी एक जो सुनने की प्रवृत्ति बनी, वो BBC को मैं सुनने शुरू किया, जो हिंदी सेवा थी, उसको मैं बड़ी गंभीरता से सुनता था। उसमें 8 बजे का एक कार्यक्रम आता था शाम को, फिर सुबह जो है 6 बजे का कार्यक्रम होता था।
तो स्टार्टिंग में मैं हिंदी सर्विस का मतलब जैसे उसमें ओंकार नाथ श्रीवास्तव थे, विजय राणा थे, परवेज आलम तो बहुत लेट आए, रजनी कौल, ऐसे लोग थे जो मैं उनको सुनता था, पत्र आते थे लगातार। और मैं भी कोशिश करता था कि बीबीसी को मैं चिट्ठी लिखूं। हमारे यहाँ तो हमको पता ही नहीं होता पहले कि विदेश के लिए अलग लिफाफा होता है, उसमें पैसे होते हैं। तो पता चला कि चिट्ठी वापस आ गई कई दिनों बाद। तो ये ऐसी स्थितियाँ भी हुई। लेकिन स्टार्टिंग के दौर पे अगर वर्ल्ड व्यू की बात करें तो बीबीसी की हिंदी सेवा से मुझे बहुत अनुभव हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमको तो इतनी विविध पत्रिकाएं नहीं पढ़ने को मिल सकती थी, लिमिटेड थी। और उससे एक ग्लोबल वो हुआ। उसी दौरान जो है 84 की बात है, 1983-84 की बात है, 82 तक जो हम लोग थोड़ा सुनने शुरू कर दिए थे। मैंने हाई स्कूल किया था उस दौर में, जब वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ तो कमेंट्री सुनने का शौक़ था क्रिकेट की, और रेडियो पे तो हिंदी अंग्रेजी में आती थी। थोड़ा अंग्रेजी हमने उन्हीं चीज़ों से सुधारी एक्चुअली। अंग्रेजी के लिए हमारे पास अंग्रेजी कॉलेज नहीं था, अंग्रेजी की न्यूज़ थी और अंग्रेजी के कमेंट्री थी उसी, क्योंकि हिंदी के बाद अंग्रेजी की न्यूज़ आती थी तो एक प्रकार से वो ट्रांसलेशन होता था। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग रिलेट करना शुरू किए शब्दों को, और फिर अंग्रेजी की किताबें पढ़ना शुरू की। जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आता था, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, मतलब दिखाने के लिए करता था, वो बंदा कभी निकला नहीं लेकिन वो लाता था। तो जैसे ही घर पे लाया तो हमको भी मौका मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगे। जो मैं ग्रुप डिस्कशन पढ़ता था उसके, और वो कंपटीशन की पूरी चीज़ें मैं मतलब उस दौरान मैंने देखी जो भी आती थी, और ये रेडियो से। तो 82 तक जो है मैं आते आते जब मैंने हाई स्कूल पास किया, उसके बाद फिर मैं इंटरमीडिएट की तरफ गया, तो मेरा ये रेडियो एक पढ़ने के टाइम पे भी एक शौक़ बन गया। तो गाने और वो जो पुराने गाने आते थे वो लगातार एक अपना मतलब होता, तो ये एक साथ चल रहा था, मतलब क्रिएटिविटी के प्रति जो है रुझान उसमें। तो कैसे आपने लिखने की तरफ अपने आप को देखा कि आपके भीतर लिखने की प्रतिभा है, और क्या लिखना शुरू किया? तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये प्रोसेस में मैं जो है जब पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन में मैं देहरादून आया, और वही मेरा संघर्ष जारी था। लेकिन एक आदत वहाँ पर पड़ गई, पता नहीं क्यों मैंने अंग्रेजी का अखबार लेना शुरू कर दिया। घर पे अकेले थोड़ा काम करता था तो पैसे थोड़ा होते थे, तो एक अखबार अंग्रेजी का इंडियन एक्सप्रेस लगा दिया। तो अरुण शौरी जी उस समय बहुत बड़े एडिटर माने जाते थे। अब उनका जो भी अखबार में आता था, मैं अखबार को बिल्कुल अंडरलाइन कर करके पढ़ता था, चबा चबा के जिसे बोलते ना चीज़ें, और उसकी एक एक वर्ड्स, और उस वर्ड्स खा गए। हाँ, और वो वर्ड्स के पास मेरे पास कई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते थे। उस दौरान अंग्रेजी के अखबारों का स्टैंडर्ड था, तो उसमें जो है लैटिन अमेरिकन वर्ड्स होते थे, फ्रेंच वर्ड होते थे जो नहीं आते थे, उनको मैं नोट करता था। मेरे पास अभी भी पुरानी डायरियाँ हैं जिसपे कोटेशन सारे सब हैं, ये लिखे रहते थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस दौर को मैंने बहुत क्लोजली मतलब देखा। तो वो जब भी कोई घर पे वहाँ पर लोग आते थे, लोग को लगता था कई कि ये यार इनके घर पे कोई रहता है यहाँ पर, और इस पूरा अखबार पढ़ता है, बहुत सीरियसली पढ़ता है, तो ये कुछ है, या तो ये अखबार में काम करता है, कोई पूछते थे मेरे को लोग। तो वहाँ तक तो मेरा लेखन के प्रति था कि मैं लिखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो एक दौर आया कि जब कोशिश किया कि भाई पत्रकारिता में जाना चाहिए, तो दिल्ली आया, कोई रिश्तेदार मेरे को लाए कि भाई उनके भी कोई रिश्तेदार थे, जो रमेश बत्रा जी आप जानते होंगे, दिल्ली कहानीकार। तो जब उनके पास मेरे को ले गए तो उस समय तक मैं काम कर रहा था, एक कुछ पैसे मिल जा रहे थे, 2-3 हज़ार रुपये। तो उन्होंने कहा कि भाई पत्रकारिता में कुछ रखा नहीं है, ऐसा करके मतलब बड़ा एक प्रकार से उन्होंने मेरे को डिस्करेज ही किया कि कुछ है नहीं, और कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ पैसे मिलेंगे नहीं आपको, 1,500-2 हज़ार रुपये मिलेगा, उस दौरान मिलता ही नहीं था। तो फिर हम आगे ज़्यादा बात नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है नहीं, तो फिर हमने उस पर ज़्यादा, मेरी एक आदत भी थी कि मैं वो जो असहायता वाली स्थिति में नहीं जाना चाहता कहीं, कि कोई बोले कि मैंने बहुत बड़ा उपकार आप पे कर लिया, और वो कि तो मैं उससे बिल्कुल दूर हटा। फिर जो है जब मैं डॉक्टर मुल्क राज आनंद के यहाँ पर था, तो उसी दौरान फिर मैंने YMCA में जो मैंने मास मीडिया का किया, तो लिखने की आदत तो मैंने बताया ना कि धर्मयुग, इसमें मेरे लेख कुछ मतलब पत्र छप चुके थे, उससे था। तो जब मैं उनके यहाँ था, तो जब मैंने लिखना कुछ शुरू किया, तो उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने मुझसे कहा कि भाई आप हमारे एड्रेस पे कुछ नहीं लिख सकते। अच्छा। हाँ, वो भी मेरे को मना कर दिया कि भाई आप लेटेस्ट एक छप गया था अंग्रेजी के अखबार में, और इंडियन एक्सप्रेस में मेरे लेटेस्ट एडिटर छपे। तो उस ज़माने में जो था एक्सप्रेस के लेटेस्ट एडिटर जब अरुण शौरी थे, उसमें सबका पूरा पता छपता था। अच्छा। हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपता था ऐसा।
तो पता छपने से एक फ़ायदा ये होता था कि आप जो है बड़े बड़े नाम जो लिखते थे, और उस दौरान बहुत बड़े बड़े लोग भी लेटेस्ट एडिटर लिखते थे, तो वो एड्रेस आपको मिल जाते थे, तो आप संपर्क करते थे। मैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद के साथ उसी चीज़ों से टच में अभी आया था कि कहीं उनका पढ़ रहा था तो वो एड्रेस मिला तो भेज दिया उनको चिट्ठी। तो ये पूरा जो प्रक्रिया चली, तो जब मेरे को मना किया कि नहीं कर सकते, तो एक बार बहुत मैं निराश भी हुआ। तो मुल्कराज आनंद जी ने भी बहुत मेरे को इनकरेज नहीं किया लिखने के लिए। एक्चुअल में पता नहीं क्यों उनको ये था कि प्रोबेबली लेखन से ज़्यादा जो है सामाजिक काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उन्होंने मेरे को बोला कि आप सामाजिक काम करो, और उनका जो था डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के प्रति अपार मोह था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सुलभ वाले सुलभ ने उनका बहुत मतलब एक प्रकार से इस्तेमाल भी किया शुरुआती दौर में। उनकी जो किताब थी अनटचेबल को हिंदी में अनुवाद कराया गया, और अनुवाद करा के जो है बाकायदा सब जगह बताया गया कि भाई ये मॉडल है, गांधीवादी मॉडल है छुआछूत ख़त्म करने का। तो वो मेरे को भेजते थे कि भाई तुम वहाँ बिंदेश्वर पाठक के आ जाओ, तुमको वो काम करना चाहिए। तो बेसिकली उनकी ज़्यादा दिलचस्पी ये थी कि मैं वो काम करूँ। दूसरी पर शायद हो सकता है कि भाई वो अंग्रेजी के लेखक थे और उन्होंने मेरे को एक गाँव का व्यक्ति से ज़्यादा नहीं समझा। तो ये भी एक बायस हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये शायद नहीं लिख पाएगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी का वर्ड जो एक दूसरे किस्म का था। और उस दौरान था भी अंग्रेजी की जो पूरी दुनिया थी उस दौरान वो एलिटिस्ट थी, और उस पर बड़े बड़े किस्म के लोग, बड़े हाई प्रोफाइल लोग वहाँ आते थे। वो हमने सब बहुत नज़दीक से देखा। तो वहाँ से नहीं हुआ। फिर जो 92 में जो मैंने पूरा कर लिया और मैं जब ये अपनी नौकरी करने लगा, तो उसी दौर में जब है मैंने पहले हिंदी में लिखना शुरू किया, आनंद स्वरूप वर्मा जी की समकालीन तीसरी दुनिया में, अंग्रेजी में भी लिखना शुरू किया। लेकिन उस दौरान बहुत से लोगों ने मेरे को बहुत निराश भी किया। किसी ने कहा तुमको लिखना नहीं आता, किसी ने कहा इसको ऐसा करो। अब हमारे पास में समस्या ये थी कि टाइपिंग का थोड़ा नहीं था। टाइपिंग के लिए कहीं जाएंगे तो वो जो है फिर आपको हिंदी में आती नहीं थी। अंग्रेजी में आएंगे तो अंग्रेजी वालों ने तो मेरे को बहुत जलील किया बहुतों ने, कहीं ने कहा तुमको नहीं आता, कहीं ने कहा ये वो है। लेकिन मतलब 92 तक मैं छपना शुरू हो गया था, और मैं हर कदम पे जो था उससे कोशिश करता था कि सीखूं। कहीं ने कहा कि आपका कंटेंट अच्छा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कहीं ने कहा कि आप अंग्रेजी में नहीं सोचते हैं इसलिए आपकी गलती होती है, और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मतलब एक प्रोसेस लगातार चलता रहा, और मतलब 95-96 के बाद तो काफ़ी मैं पब्लिश हो चुका था। क्या आपने कविताओं से शुरुआत की थी या मैंने पत्रों और गद्य लेखन से? मैंने कविता पे कभी अपना हाथ नहीं डाला, और मेरा पूरा का पूरा जो है वो गद्य लेखन में ही था। कविता और कहानी से मैं मतलब प्रॉब्ली मेरा जो जब से मैंने डॉक्टर अंबेडकर या फूले पेरियार को पढ़ा, तो मेरा जो पूरा फोकस हो गया था वो सामाजिक जो चिंतन में ज़्यादा रहा कि भाई ये विश्लेषण करने में और देखने में, और कविताओं की तरफ मेरा बहुत मन है। लेकिन कविता पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। किन किन कवियों को पढ़ा आपने कभी? देखिए, शुरुआती दौर में मुझे मतलब मैं हिंदी में मैं जो कह सकता हूँ जो हमने क्लास में ही पढ़ा, तो अलग से मैं नहीं कह सकता कि मैंने किसी को पढ़ा हो। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कविताएं पढ़ी, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन की कोई एक लाइन कविता मुझे पसंद आ गई, या जैसे क्या नाम है रामधारी सिंह दिनकर कहीं पसंद आ गया थोड़ा बहुत कोई चीज़। क्योंकि मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि मैंने उनको सारा पढ़ा हो, लेकिन कोई चीज़ें उस दौर में अंग्रेजी में ज़रूर थे। पी.बी. शैली वगैरह जो थे, जो एक्चुअली में एथीस्ट थे, कुछ संघर्ष कर रहे थे, कुछ मिल्टन की कविताएँ, तो वो पढ़ के मतलब, और जैसे उर्दू की कविताएं हिंदी में आ रही थी तो उनको पढ़ के। लेकिन कविताओं से ज़्यादा मुझे जो सिनेमा के गानों ने बहुत प्रभावित किया, और मैं कह सकता हूँ कि हमने उनको जो है, आज जब मैं उसको दोबारा से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे जो बड़े कवि हैं जो सिनेमा में आए, उनको केवल सिनेमा में आने के कारण से कवि मानने से इनकार कर दिया। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे शाहिर है या शैलेंद्र हैं, ये शायद किसी भी हिंदी या उर्दू कवि से बड़े कवि हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने फिल्मों में लिखा तो शायद जो है पहले दौर में लोगों ने इनको उतना गंभीरता से लेना एज ए कवि शायद नहीं लिया हो। लेकिन मेरी दृष्टि में मुझे इनकी कविताओं ने ज़्यादा प्रभावित किया। क्या आपकी जीवन की जो इतनी संघर्षमयी गाथा है जी, आपने कभी आत्मकथा लिखने के बारे में सोचा, या उन तमाम सारी घटनाओं को जीवन की उनको कहानियों में बदलने का सोचा? कुछ ऐसा किया आपने? आत्मकथा का मैंने कभी सोचा नहीं उस प्रकार से, लेकिन मेरे था कि क्योंकि मेरे जीवन ही पब्लिक लाइफ में रहा सारा का सारा, तो वो कोई ना कोई हिस्से आते रहेंगे किसी न किसी तौर पे। क्योंकि जैसे मैं इतने लोगों से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, तो जितने से कर रहा हूँ उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे पास है।
वो भी मेरी आत्मकथा का हिस्सा ही है कि मैं इतने लोगों से मिल पाया, इतनी जगह जा पाया। लेकिन ये ज़रूर है कि आत्मकथा में मैं जो भी करूँगा या लिखूँगा उसका मूल उद्देश्य मेरा नहीं होगा। उसका ज़्यादा ये मैं चाहता हूँ कि समाज को या जो मैंने चीज़ें देखी वो देखने का मेरा नज़रिया क्या था, या मैं उसको उस तरह से विश्लेषण करना चाहता हूँ। मेरा आत्मकथा को ये नहीं मानना चाहता कि मैं उसको बिल्कुल अपने 1 to all लाइफ का जो होता है संघर्ष तो आना चाहिए। जैसे सुपर हीरोइज्म जो बाद में हावी हो जाता है, जी 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 कि जी, आत्मकथाकार लगभग अपने को ही सारी घटनाओं से ऊपर मानता है, सारे लोगों से ऊपर मानता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप लगता है कि जिन लोगों से मिले, जिनसे प्रभावित हुए जी, उनका कौन सा गुण आपको मिला, कौन सी विशेषता ने आपको छुआ, इस तरह की चीजें, मैंने आप बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बहाने दूसरे लोगों को ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत से जैसे बेबीताई कामले थी, बहुत बड़ी लेखिका थी, अम्बेडकरवादी, और उनकी एक उपन्यास है द प्रिजन वी ब्रोक, और वो अम्बेडकरवादी पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और पहली एक आत्मकथा है जिसमें स्वयं को छोड़ करके बाकी सब कुछ है। मतलब पूरा आंदोलन का है कि कैसे बाबा साहब के आंदोलन में लोग आते थे, जुड़ते थे। तो मैं भी कुछ हद तक उसी अप्रोच को लेके चलना चाहता हूँ कि मेरे जरिए जो है थोड़ा सी वो भी हो कि जैसे मेरे पिता की कहानी मैंने लिखी। मैंने आज तक मेरे पिता के बारे में कभी लिखा नहीं था, ना कभी बोला था, किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन उसके जरिए मैं केवल एक साइड स्टोरी देना चाहता था कि देखिए ये एक जो बिना जिनके हमारे समाज के अंदर जो है बचपन में अगर आपके पास में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, या पिता का साया उड़ जाता है और आपके पास में कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं होती है, तो बहुत लाइफ किस टाइप की होती है, एक हल्का उसका मैं वो करना चाहता था। वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में। जैसे आप जब लिखने लगे, फिर आप अम्बेडकरवाद के संपर्क में आए, तो आप आंदोलन के भी संपर्क में धीरे धीरे आते गए। जी, आंदोलन का जो एक मुख्य धारा थी, दलित आंदोलन की खास तौर से, जो उसमें दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक तो उत्पीड़न के विरुद्ध, और दूसरा जो उत्पीड़ित पक्ष जो है वो था। और उन्होंने कई बार जो है बहुत अतिवादी तरीके से जाकर उन्होंने कहा कि जिन्होंने इसको भोगा नहीं है उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विश्वसनीय लेखन या वो नहीं है। क्या आपको दलित आंदोलन में उस तरह से लोगों ने स्वीकार किया कि आप जो कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और जो बातें कह रहे हैं वैचारिक तौर पर, वे बातें जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायक है, या किस तरीके से आपका स्वागत हुआ या विरोध हुआ? देखिए, मेरा विरोध और स्वागत मैं दोनों ही, मतलब मुझे काफ़ी लोगों ने प्रेम दिया है और स्वीकार्यता है। मैं क्योंकि ये बात कह रहा हूँ, किसी भी बात को कहने से पहले साफ तौर पे कहता हूँ कि ये मेरे विचार हैं, पहली बात तो ये है। और मैं किसी का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात मैंने अपने को जो बहुत पहले से ही कर दिया था कि मैं काम करूँगा और मुझे अपने काम में मज़ा आता है। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं मुशा और समाज के बीच में हूँ, तो मुझे उनके बीच में रहने में अच्छा लगता है। मतलब उनसे मुझको भी लाभ हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने उनको कोई फेवर कर दिया, बल्कि मुझे भी लाभ हो रहा है कि मेरे अंदर का जो अकेलापन है वो ख़त्म हुआ, मैं बातचीत कर सकता हूँ कुछ भी किसी किस्म की। तो ये जो ऊपर से जा कर के एक प्रवृत्ति है लोगों की कि हम कोई किसी को फेवर कर रहे हैं और हमने समाज में बहुत बड़ा वो ले, मेरे को उस चीज़ से मैं बाहर निकला। तो इस कारण से जब मैं काम करना शुरू किया तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करना शुरू किया, और मैं ऐसी जातियों में जाना शुरू किया जिन पे कोई भी नहीं पहुंचा था उस दौर में। तो अब उन पे नहीं पहुंचा, तो उन्होंने तो जिनको लोगों ने बिल्कुल दबा के रखा हो, जिनको लोगों ने बिल्कुल मजल के रखा हो, उनके बीच में आके उनको खड़ा करते हैं तो वो आपको स्वागत करेंगे। तो मेरे लिए वो बड़ी बात थी। मैं जानता हूँ कि जब हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आते हैं, या जब नेतृत्व या हमें दावा करना शुरू कर देंगे कि मैं ये लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखने में कभी दावा नहीं किया कि मैं दलित साहित्य लिख रहा हूँ या बहुजन साहित्य लिख रहा हूँ या कोई किसी प्रकार का साहित्य लिख रहा हूँ। हो सकता है कि लोग मेरे को मानते नहीं कि साहित्यकार है। मैंने कभी ये कहा भी नहीं कि मैं साहित्यकार हूँ। शायद उस कैटेगरी में कोई भी प्रकार की मैं फिक्स नहीं था। किसी को अगर पसंद है, क्योंकि मैंने जितनी कहानियाँ लिखी हूँ वही जीवन से थी, उसी चीज़ पे थी, और मेरा पूरा प्रयास ये था कि जो बदलाव आना चाहिए और उन्हीं की चीज़ों से वहाँ से आना चाहिए। तो शायद लोगों को ये इस पे जो अम्बेडकरवादी आंदोलन में जो है
क्योंकि मैंने कभी उसको नेतृत्व करने का नहीं कहा। मेरा केवल ये था कि मैं बाबा साहब के मिशन को जो है अपने लेवल पे जिस तरह से करना चाहता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे को उन्होंने ज़िंदगी में बदला है। जैसे लोगों के लिए और ग्रंथ हो सकते हैं, मेरे लिए उनकी जो पूरी उनका जो पूरा लेखन है, उन्होंने मेरे अंदर एक ताकत का संचार किया, बोध कराया। मेरे को भी लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए अब ये तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं, और फिर जो अम्बेडकरवादी थे उस दौर के सबसे बड़े नाम थे, भगवान दास जी हैं, वीटी राजशेखर हैं, इनका सानिध्य मुझे मिला, और इनसे मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि भाई तुम कौन हो, क्योंकि वो सब ये भी जानते थे कि भाई ये संघर्ष कर रहा है और रोज़ दौड़ भाग कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, अपना भी जा रहा है, कोई पैसा कोई किसी को देता नहीं है। उनका घर मुनीरका में होता था, मैं इंदिरापुरम में था, जाना वहाँ से शाम को फिर बसों में चक्कर धक्के खा के आना, तो वो सब लोग भी जानते। तो इस प्रकार से जो है वो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आप मुसहर कम्युनिटी में गए, आप जो है स्वच्छकारों के बीच में गए, और डोम जाति जो यहाँ सबसे उपेक्षित, वल्नरेबल और लगभग सबसे ज़्यादा हाशिए पर पड़ी हुई है, जातिवाद के अंतिम पायदान पर भी कह सकते हैं कि वो है, जिनका छुआ पानी पीना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और उनको बहुत ही घृणा के नज़रिए से देखा जाता है। उस तरीके से एक तरह देखा जाए तो आपकी समाज के सबसे बहिष्कृत हिस्सों की तरफ एक यात्रा है। वहाँ उस यात्रा के मद्देनज़र आप अगर दलित आंदोलन की समीक्षा करना चाहेंगे, अगर कुछ उसका मूल्यांकन किस रूप में आप करना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको जो मैं पिछले भी सेंटेंस आपने जो पूछा था कि भाई किस प्रकार की यात्रा कैसे रहा था, ऐसे बहुत सारे मेरे सामने एक उदाहरण थे। मैं कहता हूँ भदंत आनंद कौशल्यान हैं, सुरेंद्र अज्ञात हैं जो पंजाब में लिख रहे हैं, इवन राहुल सांकृत्यायन हैं। तो जो इस प्रकार के जो लोग थे, मैं उनको अपना आदर्श मान के चल रहा था कि भाई आप जब दलित आंदोलन में या ऐसे समाज के बीच में जाएं तो मैं किसी बड़े समाज के नाम पे प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं जा रहा था। अगर मैं बोलता कि मैं भाई ब्राह्मण हूँ या ठाकुर हूँ और ये भी अच्छे लोग होते हैं और इस प्रकार का, ये मेरा कोई इरादा नहीं था बोलने का। मैं प्लेन उनके बीच में रहकर ही काम करना चाहता था, और जो मेरे को समझ थी, जो मैं कर सकता था, वो प्रयास किया कि उनके बीच में नेतृत्व उभारा जाए, उनके बीच में शिक्षा का प्रसार किया जाए, उनकी कहानियाँ उन्हीं के जरिए नरेट कराई जाए। जब माई की कहानी हम आपको देंगे तो एक हमने पूरा उन्हीं ने अपनी कहानी अपने तरीके से कही है, जो गा करके कही है। तो मेरा कहना था कि जो बाबा साहब ने भी कहा था कि ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, यहाँ सारी कम्युनिटी एक सी नहीं है। तो दलित समाज को भी एक दलित एज ए वर्ड ऐसा नहीं है, इसमें भी लेयर्स हैं, ऐसी ओबीसी में भी लेयर्स हैं और सवर्णों में भी लेयर्स हैं। अगर बोलेंगे वहाँ लेयर नहीं है तो भी झूठ बात है, उनमें भी उतने ही कॉन्ट्रडिक्शन, मतभेद होते हैं जितने किसी दूसरे में हैं। तो यहाँ पर इन समाजों के बीच में तो आंदोलन कभी पहुँचा ही नहीं था जी। क्योंकि एक चीज़ मुझे महसूस हुई उस दौर में कि भाई अम्बेडकरी आंदोलन था, वो पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा था, बहुत सारे लोग, मतलब उत्तर भारत में वो और कुछ बिरादरियों तक ही सीमित रह गया था वो। और ये जरूर कह सकते हैं कि बसपा के बाद वो जो है आया, कांशीराम साहब ने उसको फैलाया, लेकिन वो वैचारिकी के तौर पे तो जो अम्बेडकरवादी लोग पहले के कर रहे थे वो था। लेकिन वो वैचारिकी का जो आंदोलन होता है, देखिए उसको तो क्लासी लोग लेंगे ना, उसको तो वो लोग लेंगे जो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा वर्ग जो था वो सरकारी कर्मचारियों का वर्ग था, और उनके जो मुख्य मुद्दे थे वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड उनके इश्यूज नहीं थे। प्रतिनिधित्व का सवाल जरूर था, लेकिन आरक्षण का भी सवाल था। लेकिन जो भूमि का सवाल था, जिस पे मैं काम कर रहा था बहुत पहले से, और पूरा मैंने अपनी लाइफ को जो है लैंड के सवाल को जोड़ के लगाया, तो भूमि के सवाल को जो है अम्बेडकरी आंदोलन ने, मतलब जो इस तरफ का था, उसने ध्यान नहीं दिया। जबकि आरपीआई जैसे आंदोलन, मैंने इंटरव्यू लिया था LR बाली साहब का, तो सन 64 में उन्होंने 10 लाख लोग आरपीआई के जेल गए थे जमीन आंदोलन को करने के लिए, और खुद LR बाली और उनका फैमिली पूरी जेल में रही। और तो बाबा साहब अम्बेडकर का खुद अपना आंदोलन मैंने महाराष्ट्र में जो है जमीन के लिए रहा, जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट बना, वो भी उनकी प्रेरणा जो थी एंटी खोती एक लेजिस्लेशन बाबा साहब अम्बेडकर लाए थे महाराष्ट्र के अंदर। तो ये इस चीज़ को छोड़ के डॉक्टर अम्बेडकर को केवल और केवल एक संविधान पर और एक बहुत लीगलिस्टिक वे में करना, सीमित करना,
मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन किया किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उस चीज़ को जनता में जाना चाहिए। एक चीज़ जो एक सवाल उठता है कि जैसे गैर दलित अगर दलित आंदोलन में आते हैं किसी भूमिका में, तो वे ज़्यादातर दलितों के साथ तो उनकी सॉलिडरिटी बनती है और उनके साथ जो है वो सवाल उनके उठाते हैं, उनके बीच काम करते हैं, लोकप्रियता भी हासिल करते हैं, लेकिन अपने समाजों की आलोचना नहीं करते, आत्मालोचना जिसको कहते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण अगर दलित साहित्य का जो क्या बोलते हैं आलोचक हो, तो वो उसकी प्रशंसा तो करेगा, लेकिन ब्राह्मणवाद की आलोचना कितनी करता है, या कोई ठाकुर या कोई खेतिहर समुदाय से कोई व्यक्ति आता है अछूतों के बीच में, तो वो उनके श्रम संबंधों के आधार पर अपने उस समाज की कितनी आलोचना करता है, ये सवाल उठता लगातार। आपको ऐसा लगता है कि ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है, या आपने किसी तरीके से जो दलितों को सताने वाला जो पूरा जो एक पिरामिडीय समाज है उसको किस तरीके से उसकी आलोचना करते हैं आप? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम अपनी आलोचना नहीं करेंगे तो आप खाली ये, क्योंकि आपकी प्रिविलेज है कि आपके पास पैसा है और आपके पास मीडिया है या आपके पास कुछ संस्था है, तो उसके बल पे जा रहे हैं, तो उससे आपको लोग आ तो जाएंगे आपके पास पे, जिसके पास गरीब आदमी है, जिसको परेशानी है, लेकिन वो दिल से नहीं आएगा। तो एक आप ब्राह्मण बन के या ठाकुर बन के वो काम नहीं कर सकते हैं। आपको तो एक मानववादी सोच विकसित करनी पड़ेगी और क्रिटिक करना पड़ेगा ब्राह्मणिज्म को कि हाँ गलती है। अगर हम सब समाज के जो भी लोग हैं, देखिए पैदा होना मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहाँ पैदा होता हूँ ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, मैं काम क्या कर सकता हूँ ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी विचारधारा क्या होगी, मैं किससे प्रेरणा ले रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ज़रूर पैदा होने में प्रिविलेज होती हैं, बहुत से लोगों को मिलती हैं, उनकी जातियों की प्रिविलेजेस होती हैं। जैसे गांव में अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जातियों को पता रहता है लोगों को, लेकिन सारा के सारे के साथ ऐसा हो सकता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। स्थितियाँ हर एक के साथ एक सी नहीं होती हैं, इसलिए हमको लोगों को उनकी विचारधारा, उनके काम, उनका जो इतने सार्वजनिक जीवन में कितने सालों काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर उसको नहीं करेंगे तो लूटने वाले अपने ज़्यादा होते हैं। ये मैं बता दूं, मैंने हमेशा वीटी राजशेखर से सीखा एक चीज़, और वो एक बात बोलते थे कि नो योर फ्रेंड्स बेस्ट। आपका दोस्त जो है वो आपके दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दुश्मन को तो आप जानते हैं, या उसके चौकन्ने, दुश्मन के वजह से आप चौकन्ने, लेकिन जो दोस्ती के नाम पे आपके इर्द गिर्द घूमते हैं तो उसमें बहुत सारे लौटने वाले अपने समाज के होते हैं। मतलब ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अब क्या होता है कि जो नैरेटिव और परसेप्शन बिल्डअप करने वाले लोग होते हैं, जो साहित्य लिखने वाले लोग होते हैं, वो ये एस्पेक्ट को नहीं करते। साहित्यकार जो ज़्यादातर हम देख रहे हैं वो वी वर्सेस देम की लड़ाई में लड़े हुए हैं, और वो एक सिंपल नैरेटिव बना करके उसको कर रहे हैं। उसमें कहीं मतलब यहाँ 50, अब जब मैं उत्तर प्रदेश में रहा, और मैं यही नहीं कि यहाँ पर है, मैंने बुंदेलखंड में बहुत क्लोजली काम किया, मैंने अयोध्या में देखा, मैं मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को पैदल, गाड़ी से, सब जगह से चल चुका हूँ। तो अब वहाँ देख के मैं, यहाँ जातियों का खजाना है, एक के ऊपर एक लेयर्स लगे हुए हैं, दुनिया भर का इधर से उधर से क्रॉस कितने कनेक्शन हैं, आप उसको समझेंगे नहीं। और वो मैंने जब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और यहाँ ग्राउंड पे जो चीज़ें देखी, तो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग, वो वहीं से मेरी वो मजबूत हुई जो समझ कि भाई जातियों के सिस्टम क्या है, इसको आप इजीली ब्लॉक में डाल के अगर जब एनालिसिस करते हैं, ये सवर्ण है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, तो इससे इतना आसान नहीं है विश्लेषण करना। अच्छा, एक चीज़ ये समझ में बात बहुत दिनों से आ रही है कि दलित आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो एनजीओ सेक्टर की तरह काम कर रहा है, बल्कि उसको फंडिंग जो है जो हो रही है, उससे क्या हुआ कि स्टेट की जो जिम्मेदारी दलितों के प्रति है, स्टेट को लेकर जो सवाल उठने चाहिए, कानून और मानवाधिकार का जो सवाल उठना चाहिए, वह सवाल है तो, लेकिन उस शिद्दत से नहीं उठता। क्या आपको ऐसा लगता है कि स्टेट वहाँ कमज़ोर होती गई है और एनजीओ सेक्टर बढ़ता गया है और उसने बहुत सारी चीज़ों को हल्के तरीके से पेश किया है? नहीं, देखिए एनजीओज का जो ग्रोथ है वो 90s के बाद ज़्यादा हुआ, और 90s के बाद ग्रोथ में अलग अलग किस्म के एनजीओज आए, बहुत सारे जो आए ह्यूमन राइट बेस्ड आए, राइट बेस्ड अप्रोच हुआ, दलितों के भी नाम से ऐसे संगठन बने जो बेसिकली राइट बेस्ड थे या दलित राइट्स
की बात हुई, NCDHR आया, नेकडोर शुरू हुआ, ये बड़े संगठन थे जिन्होंने बात की सरकार के साथ भी, पॉलिसी लेवल पे भी। जैसे नेकडोर के साथ मैं भी बहुत पुराने समय में एसोसिएटेड था। उस दौरान जो था पहली बार जो है मतलब एक क्रेडिट मिलना चाहिए अशोक भारती को कि उसने जो है जो पॉलिसी प्लानिंग पे बात करने की बात की, प्लानिंग कमीशन के साथ में जो कई बैठते रहते साथी लोग, तो ये एक ट्रेंड भी शुरू हुआ। और लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जब आप जो है बहुत समय तक जो है ये कोई भी जो संगठन होता है वो केवल अपने को दिखा के ही काम नहीं कर सकता। आपने 20 साल में कितने लोगों को तैयार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने 20 साल में क्या प्रोड्यूस किया एज ए नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी संगठन थे वो बहुत समय तक, क्योंकि आइडेंटिटी के नाम पे बहुत चले, बहुतों को मतलब इस चीज़ में मिला कि भाई दलितों के भी संगठन होने चाहिए, जब सवर्णों के हैं, सवर्णों के ही लोग सब ह्यूमन राइट का काम क्यों करें। तो ये बोलना तो आसान है, लेकिन आप भी चलाओ, आप भी करो, सब चीज़ सारे को करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि कई बार जब आप स्ट्रक्चरल ढांचे में होते हैं तो आप जो है एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एक होता है जिसके तहत आप अब FCRA के क्लॉज इतने कठिन हैं, इतने टफ है कि अब जो है आप बात नहीं कर पाएंगे। आपको किस तरीके से देखना है, किस तरह से एंगल पे काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये था कि जो शुरुआती दौर में जितने भी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आए, उन्होंने लैंड जैसे सवाल को, जिसका 90% या 70% दलितों से संबंध है या भूमि, उसको इग्नोर करके काम किया। तो आप पॉलिसी में बात कर रहे हैं, आप सरकार की जितने भी प्लानिंग है, लेकिन उस पर जो लैंड रिफॉर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते था। उस पर जो काम करेगा फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई PV राजगोपाल क्यों काम कर रहे हैं और एकता परिषद क्यों काम कर रही है। एकता परिषद काम कर रही है, जो करेगी, और करना चाहिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं उस पर कोई बुरी बात नहीं है। अगर कल रामजी भाई 1 लाख दलितों को इकट्ठा करते हैं जमीन के नाम पे, क्या परेशानी है अगर सरकार उस पर देकर देती है। केवल इससे तो वो आंदोलन खराब नहीं हो जाता कि आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई। भाई दी अगर हम खराबी हैं तो नौबत क्यों आई। नौबत तब आती है जब आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं। तो एक कमी को स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि ये सबको ये स्वीकारना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में एक संगठन, एक जाति, एक आदमी से पूरा काम नहीं चलने पा रहा। ये देश जो है वो कोलिशन का देश है। यहाँ जब तक आप साझा लड़ाई नहीं लड़ेंगे, किसी चाहे जातियों को लेकर के हो, चाहे वर्ग को लेकर के हो, चाहे विभिन्न पार्टियों के या संगठनों के अलायंसेस को लेकर के हो, जातियों को लेकर कभी इतने सारे संगठन वो बन गए, लेकिन वो भी नुकसानवर्धक है।